हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस एकेडमी। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, आपके ऐसे कोई सा भी एग्जाम जो सीटेट का हो गया, टेट का एग्जाम, जिसमें ऐसे प्रश्न आपके नहीं आते हैं। तो देखिए, आज जितने भी सारे क्वेश्चन को करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा चुके हैं। और अगर आप लोग इस तरीके से समझ जाएंगे, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इस तरीके से समझ जाएंगे, तो आपको जो नेक्स्ट एग्जाम होगा तो आपका सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है सीधे सीधे देखने को मिल सकता है, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखने को मिल सकता है। सो आप लोग इस सेशन को पूरी तरीके से देखिएगा, और जहां जहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये हमारा जो है 16 से लेकर जो स्टार्ट करेंगे, इससे पहले वाला अगर सेशन नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपके लिए मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, सीडीपी का। इसी चैनल के प्लेलिस्ट को एक एक करके आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स चाहते हैं सभी विषय का, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, सीटेट के या फिर टेट, किसी भी टेट के, तो आप जो है हमारे लास्ट में नंबर दे दूंगा, आप लोग वहां पर से जो है इसको आप लोग ले सकते हैं। और एसएस एकेडमी चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन हो जाइएगा। ये पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको जो है रिविजन करके आप अपना जो तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो स्टार्ट होगा 16 नंबर से, इससे पहले वाला क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 16, वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। मतलब ये क्या है कि अगर हम कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो उस बच्चा का जो वंचित छात्र है वो अलग समूह से आया हुआ है, ठीक है, तो उनको हम कैसे समावेशित कर सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षा में समानता, उसके दूसरा है शिक्षा में साम्यता, उसके बाद है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति। देखिए, अब हम समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए, कोई बच्चा है अगर वो क्या है, सुविधा वंचित है, जो मतलब अलग कल्चर से आया हुआ है, हम उसके समावेशी के लिए क्या करेंगे कि देखिए उसको हम शिक्षा में साम्यता, शिक्षा में समानता क्या होता है कि उसको हम बराबरी का हक देंगे, लेकिन बराबरी का हक देंगे, लेकिन इससे अच्छा चीज जो है क्या होती है, शिक्षा में साम्यता, यानी इक्विटी इन एजुकेशन। इक्विलिटी होती है, मतलब ये भी ठीक चीज है, लेकिन इक्विटी के सामने ये क्या है, एक फीका पड़ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इक्विलिटी और इक्विटी में क्या अंतर है। वो एक मैं पिक्चर्स आप लोग को दिखा दूंगा, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, ये पिक्चर्स आप लोग पहले देखिए और आप लोग समझ जाइएगा। यहां पर देखिए क्या है, इक्विलिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर है इक्विलिटी। अब देखिए, इक्विलिटी को समझते हैं पहले, उसके बाद इक्विटी को। इक्विलिटी में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या है, लंबा है, ये छोटा है, उसके बाद फिर क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, सबको बराबरी का हक दे रहे हैं, यहाँ पर सबको मतलब ऊंचा ऊंचा टेबल दे रहे हैं। अब देखिए, ये छोटा है तो ये छोटा का मतलब ये वो देख नहीं पा रहा, प्लेग्राउंड में, मैदान में मैच नहीं देख पा रहा है। अब देखिए, इक्विलिटी ये होगा, सबको तो सामान देंगे, सबको सब कुछ देंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ उसको टेबल दिए हैं, सबको बराबरी टेबल दिए हैं, बराबर दिए हैं। लेकिन इक्विलिटी में क्या होती है, अगर मान लिए एक लंबा है, इसको तो जरूरत नहीं है प्लेग्राउंड को देखने के लिए, ग्राउंड को यहाँ पर देखने के लिए इसको जरूरत नहीं है किसी भी चीज का, टेबल का। अब इसको जरूरत है, ये छोटा है थोड़ा सा, तो इसको जरूरत है तो हम इसको दे दिए। अब इसका वाला हम क्या करेंगे कि इसको जो छोटा, सबसे छोटा है, हम इसको दे देंगे। तो इक्विटी में ऐसा ही होता है। अब कि इक्विटी में क्या होता है कि जब अगर किसी को ज्यादा जरूरत है तो हम क्या करेंगे, अपना वाला जो है उसको दे देंगे, उसी को इक्विटी बोला जाता है। और इक्विलिटी में क्या है कि सबको समान चीज तो दे चुके हैं, लेकिन जो छोटा है तो छोटा का छोटा ही रह जाएगा, और जो बड़ा है तो बड़ा का बड़ा रह जाएगा। तो इक्विलिटी से अच्छा इक्विटी अच्छा है। तो अब समझ में आ गया होगा इक्विलिटी और इक्विटी क्या है, ठीक है। ये ऐसे भर भर के आपके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब समझ में तो आ ही चुका होगा। अब चलते हैं बढ़ते क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो, तो इसीलिए हम अगर कोई भी बच्चा जो है वंचित समूह बच्चा रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको शिक्षा में सामान्यता देंगे, साम्यता देंगे, यानी क्या करेंगे, इक्विटी इन एजुकेशन उसको देंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। और सहानुभूति, आप देखिए कोई बच्चा अगर थोड़ा सा लर्न हेल्पनेस है, उसको हम क्या करेंगे, उनके अंदर हम क्या करें, सहानुभूति, उसको दया दिखाएंगे, तो वो समझ जाएगा कि सर मैं कमजोर हूं इसीलिए दया दिखा रहा है। तो ये क्या होगा, समावेशी शिक्षा का ये क्या होगा, यानी उल्लंघन हो जाएगा, मतलब ये चीज सही नहीं है, सहानुभूति, ठीक है। और विशेष सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा। अब क्या करेंगे, जो बच्चा
क्या है कि सुविधा वंचित है उसको हम क्या करेंगे, व्यवसाय तक शिक्षा दे देंगे। तो ये क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे अगला, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसको, या फिर कर रहा है या फिर करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? अब देखिए क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट है जिसमें क्या होगा, उसको सभी चीज मिल रहा है, जो टीचर है उसको सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, वो गणित को समझने में, गणित को बनाने में क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, क्या इसकी वजह हो सकती है? ए चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेस कंटिन्यू चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो आप लोग हाँ, तो ये क्या करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, मैथ को समझने में जो है उसको यानी क्या हो रही है कि परेशानी हो रही है। तो अब ऑप्शन को देख रहे हैं, स्वालीनता। स्वालीनता किसको हम बोलेंगे, यानी ऑटिज्म बच्चा किसको बोलेंगे? जो बच्चा एक ही छत के पंखे के नीचे जो है वो क्या करेगा, अपना एकदम मगन रहेगा और ज्यादा दूसरे का बातों को ध्यान से नहीं सुन पाएगा, दूसरे से वो मतलब आजिज हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है स्वालीनता ऑटिज्म बच्चा। डिस्कैल्कुलिया मतलब इसको बोला जाता है गणितीय वैकल्य। जो बच्चा जो है हम सब कुछ देने के बाद, पर्याप्त समर्थन करने के बावजूद भी अगर वो मैथ यानी गणित नहीं बना पा रहा है, तो उसको बोला जाता है गणितीय वैकल्य। वो किस बीमारी से या फिर सॉरी किस यानी उसको किसकी डिसेबिलिटी है, तो उसको जो है यानी गणितीय वैकल्य यानी उस वो क्या है, यानी ग्रेसित है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि डिस्कैल्कुलिया है, वो क्या है, डिस्कैल्कुलिया में वो ग्रेसित है। ठीक है ना, तो यहां पर स्टेटमेंट क्या है, दूसरा सही है। अब क्या है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया हम बोलेंगे उसको हिंदी में आलेखीय। जो बच्चा अगर लिखने में परेशानी हो रही है तो उसको जो है क्या बोलेंगे, डिस्ग्राफिया बोलेंगे। और वहीं पर पठन वैकल्य, पढ़ने लिखने दोनों में अगर परेशानी हो रही है तो उसको बोलेंगे डिसलेक्सिया यानी पठन वैकल्य। तो यानी इंग्लिश में ज्यादातर याद रखने की कोशिश करिएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा गणितीय वैकल्य यानी डिसकैल्कुलिया से वो परेशान मतलब जूझ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। एक समावेशी संस्था में एक सर्वबाधित विद्यार्थी को शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? अब देखिए एक समावेशी संस्था हम बनाना चाहते हैं जिसमें क्या है, एक स्टूडेंट जो है श्रव्य बाधित, जो सुनने में जो है असमर्थ हो, तो उसको बोला जाता है श्रव्य बाधित। ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे छात्र है, तो उनके लिए हम क्या रणनीति जो है बनाएंगे, सॉरी क्या रणनीति नहीं बनाना होगा हमको, जो कि उसके लिए क्या हो, समावेशी जो है भंग करे। कौन सा ऐसा नीति हम नहीं करेंगे जो कि इसको परेशानी हो। ठीक है, अब यहां पर वही बोला जा रहा है, मतलब यहाँ निगेटिव बोला जा रहा है कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, शिक्षक को ऐसा नहीं करना होगा जो उसको अच्छा मतलब वो स्टूडेंट को क्या होगा, अच्छा लगे उसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल। अब हम क्या करेंगे, यूज सुटेबल सॉरी सबटाइटल वेल स्क्रीनिंग वीडियो मूव्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग वीडियो दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो नहीं सुनेगा तो वो समझ जाएगा, वो समझदार होगा तो समझ जाएगा। मतलब ये क्या है कि ये तो हम कर सकते हैं, ये करेंगे अगर जो बच्चा सर्व बाधित है ऐसा करेंगे। तो यहाँ बोला है कौन सा प्रभावी नहीं होगी, तो ये वाला तो प्रभावी होगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के सबसे गलत होगा। फिर दूसरा देखते हैं, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेत का इस्तेमाल करेंगे। अब संकेत का इस्तेमाल करेंगे, शारीरिक गतिविधि यानी डांस करेंगे, अगर हम कुछ नया एक्टिविटी करेंगे तो इससे तो बच्चा यानी जो नहीं सुन पा रहा है तो वो तो समझ पाएगा। तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, मतलब ये प्रभावी है, मतलब यहाँ पर इस हिसाब से नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल। हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेशन करेंगे, उसका टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट दिखाएंगे, विजुअल कम्युनिकेशन करेंगे, तो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इसका मतलब ये भी चीज क्या है, ये प्रभावी रणनीति है, ये वाला भी कट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। अब हम क्या करेंगे, जो बच्चा सुन नहीं पाता है हम क्या करेंगे कि उसको मौखिक संप्रेषण करेंगे, यानी उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम खाली बस बोलेंगे। ठीक है,
हम बोल करके ही क्या करेंगे कि हम उसको पढ़ाएंगे, उस पर ही आश्रित रहेंगे, तो ये क्या होगा, ये प्रभावी रणनीति नहीं है। वो तो ऐसे ही सुन नहीं पा रहा है, वो यानी श्रवण बाधित है। तो अगर हम क्या करेंगे, बोल करके पढ़ाएंगे तो वो तो और भी समझ नहीं पाएगा। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये प्रभावी ये नहीं होगी, ये रणनीति प्रभावी नहीं होगी, मतलब यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है? अब देखिए, पहले क्वेश्चन समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, ये दो स्टूडेंट को हम ज्यादा चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट को नहीं, दो स्टूडेंट को नहीं चाहेंगे। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा कि उसके लिए वो कि नहीं, ये अलग कल्चर से आया हुआ है, इसको हम ज्यादा नहीं चाहेंगे। तो इससे क्या होगा कि टीचर जो जो पूर्वाग्रह रखेगा, तो वो क्या होगा, बच्चों में काफी जो है इसका मतलब प्रभाव पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। अब देखिए, हम क्या करेंगे कि लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। अब हम क्या करेंगे, ये अगर हम करेंगे, देखिए लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर अगर हम उसका निर्धारण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका गूढ़ पूर्वाग्रह उजागर करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, गूढ़ होता है कि जो जो हम उसको अच्छे से नहीं चाहेंगे, वो बच्चा क्या होगा, उसको हम कहेंगे कि नहीं, तुम अलग कल्चर से आए हो, तुम्हारा यही है चीज है, यही जाति है, तो वो उसका लिंग जाति से हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये यही जो है यानी ज्यादा से ज्यादा पूर्वाग्रह को उजागर करेगा। ठीक है, तो ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, एनईपी, एनसीएफ, ये चीज हमको नहीं कह रहा है। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही होगा। गूढ़ जो है, पुराना वाला जो है, इसका पूर्वाग्रह जो उजागर करेगा, तो हम उजागर नहीं करेंगे किसी भी स्टूडेंट का। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अध्यापक की निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। हम क्या करेंगे, जो बच्चा जो क्या करेंगे कि उनका जो निपुणता है उसमें हम प्रेरणा देंगे उसको, और उसको क्या मोटिवेट करेंगे। ठीक है, उसको देखिए इंग्लिश में, देखिए इंगेजमेंट, इनकरेजमेंट ऑफ मिस्ट्री ओरिएंट्स मोटिवेशनल स्टाइल बाय द टीचर। उसको हम क्या करेंगे, उस बच्चे को और भी प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, अभी प्रेरणा देंगे। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब ये सही चीज है, लेकिन यहां पर ये वाला सही होगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, अधिगम कठिनता में अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। बिल्कुल ये तो सही चीज है, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। अगर जो कठिन लगेगा उसको पढ़ाई, या फिर अधिगम जो कठिन महसूस करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए टीएलएम का यूज करेंगे, अलग अलग तरीके का यूज करेंगे, क्योंकि बच्चा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल तरीके से हम उसका जो है यानी समाधान करेंगे। ठीक है, चौथा देखते हैं, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जी बिल्कुल, बच्चों को क्या करेंगे कि उसको जो है यंत्रवादी, ठीक है, परीक्षण, प्रतिरोध, चुनौती के लिए जो क्या करेंगे कि उसको प्रोत्साहित करेंगे कि तुम्हारे ऐसे ऐसे जो है परेशानी होगी, कुछ भी होगी, तो तुम क्या करना, उसको जो है उससे जो है एकदम लड़ना। ठीक है, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करना, मतलब ये चीज तो अच्छी चीज है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। अगर हम चाहते हैं कि क्रिएटिविटी क्लासरूम हो, ठीक है, क्रिएटिविटी वाला क्लासरूम हो, तो कौन कौन से विद्यार्थियों को हम अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर प्रदान करेंगे, जो कि ऐसा जो है हो सकता है, ऐसा क्लासरूम, क्रिएटिविटी वाला क्लासरूम हो सकता है। अब ऑप्शन देखते हैं, विशिष्ट उपलब्धि में सम्मेलन के। अब क्या करेंगे, जो बच्चों का क्या हुआ, स्पेशल अचीवमेंट प्राप्त करेगा, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। अब देखिए, मान लिया वो बच्चा अपॉर्चुनिटी जो मतलब क्या है कि स्पेशल अचीवमेंट हासिल कर लेता है, तो हम उसी को अचीवमेंट देंगे, उसी को अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये तो सृजनात्मक क्लासरूम का ये खासियत नहीं हो सकती, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। अब देखिए, कोई भी बच्चा, सभी स्टूडेंट को अगर एक सृजनात्मक कक्षा हो या फिर क्रिएटिविटी क्लासरूम हो, तो वहां पर क्या करेंगे, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, अवसर देंगे उसको, तरह तरह का उसका जो सोच रहेगी, जो भी खोज रहेगी, उसको हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, उसको हम क्या करेंगे, समान मान्यता देंगे। सभी का जो सोच हो या फिर मौलिक खोज हो, सबको हम क्या करेंगे, जो है
आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं जब हम उसको क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही है, ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए। अब देखिए हम बोलेंगे बच्चा तुम खाली परीक्षा देने के लिए बेहतर परीक्षा अगर देने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, तो इससे तो क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी, ये क्लासरूम क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। जब परीक्षा खत्म हो जाएगा तो उसमें बच्चा क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, अभिसारिक सोच रख यानी सीखने के लिए। अभिसारिक सोच क्या होता है, यानी कन्वर्जन थिंकिंग। एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है, हम क्या करेंगे उस क्लासरूम में जो है बच्चों को क्या करेंगे, ओपन एंडेड एक होता है, ओपन एंडेड एक होता है यानी क्लोज एंडेड। अब मान ली एक क्लासरूम में हम बच्चों को जाकर के बोलेंगे बेटा तुम लोग बताओ तो, एक क्लासरूम है जो तुम लोग जो है अभी भारत की राजधानी बताओ तो वो सारा बच्चा बोलेगा, सारा चिल्ला कर बोलेगा सर भारत की राजधानी दिल्ली। अब ये क्या होगा, अभी सारी सोच वाला हो जाएगा, कन्वर्जन थिंकिंग वाला हो जाएगा। अब हम वहीं पर एक क्लासरूम है, हम वहीं पर जाके पूछेंगे बेटा तुम लोग आज स्कूल से जाकर के घर में क्या क्या करोगे, तो बच्चा बोलेगा सर हम जाएंगे घर, घर जाने के बाद हम अच्छे से खेल करेंगे। या फिर कोई बच्चा बोलेगा सर हम जाकर के कपड़ा खोलेंगे, कपड़ा खोलने के बाद एकदम हम चले आएंगे खेलने के लिए। मतलब तरह तरह का अलग अलग तरीके से सवाल का जवाब आएगा, तो ये क्या होगा, डाइवर्जन थिंकिंग। अभी सारी अब सारी सोच, तो अभी सारी सोच से जो है ये अच्छी चीज नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो हमारा सबसे अच्छा स्टेटमेंट हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, चले अब देखेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 देखेंगे, सृजनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुशासित किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर इंग्लिश पढ़ लेते हैं, पहले समझा देता हूं आप लोग को अच्छे तरीके से। कॉग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद कंस्ट्रक्टिविटी विच क्लासरूम कैन बी फैसिलिटेड बाई। मतलब एक क्लासरूम है जिसमें हम क्या करेंगे कि मतलब क्या ऐसा जो है काम करेंगे जो कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम हो, संरचनात्मक यानी कक्षा हो जाए। बच्चों को हम क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो यानी ये संरचनात्मक कक्षा कहलाएगा। संरचनात्मक का यानी डिफिनेशन होता है ऐसा कक्षा, ऐसा क्लासरूम जिसमें बच्चा सक्रिय रहे, जिसमें बच्चा खुद एक्टिविटी करे। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि बच्चा, ऐसा क्लासरूम क्या होता है कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सुसाध करता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, एक बच्चों के वार्तालाप द्वारा। ठीक है, अब देखिए बच्चों को वार्तालाप यानी उसको मौका देंगे क्या बातचीत करने का, तो इससे क्या होगा, अंत्यक्रिया होगा, तो ये तो अच्छी चीज है, इससे सुसाधित कर सकते हैं, संज्ञानात्मक सहभागिता को सुसाधित कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अध्यापक के संवेगों द्वारा। अब देखिए इमोशंस ऑफ अ टीचर। अब देखिए टीचर का इमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल है संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए, यानी क्रिएटिविटी क्लासरूम बनाने के लिए। अब मान ली एक स्टूडेंट, एक टीचर है, एक टीचर क्या करेगा कि खूब गुस्से में जाकर के मतलब बोलना शुरू कर देगा क्लास में कि हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ो, और हम डांटेंगे पिटेंगे, तो हम गुस्से में बोलेंगे, तो बच्चा क्या होगा, शांत हो जाएगा, बच्चा को डर आ जाएगा। इससे क्या होगी कि मतलब बच्चा का जो यानी जो इमोशन है टीचर का, उस पर प्रभाव पड़ जाएगा, बच्चों के माइंड पर प्रभाव पड़ जाएगा, बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि बच्चा पेसिव हो जाएगा, मतलब सक्रिय नहीं रह करके निष्क्रिय हो जाएगा, इसमें बोलेगा नहीं, कोई सवाल अगर पूछने के लिए चाहेगा तो नहीं पूछ पाएगा। तो ये क्या होता है कि यानी अध्यापक का संवेग जो इमोशन है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल ये सही है। दूसरा देखते हैं, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। अब देखिए बच्चों के क्या करेंगे, बच्चों के लिए हम सकारात्मक क्या करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, बच्चों को क्या करेंगे कि उसका रिलेशनशिप हम अच्छे से बनाएंगे। पता चला हम गुस्से में उसको बोलेंगे दो बच्चा क्या है, दो बच्चा क्या है हमारे इधर का है, दो बच्चा क्या है अलग जगह से आया है, हम क्या करेंगे हमारे इधर का बच्चा को हम ज्यादा प्यार दिखाएंगे, ज्यादा जो है इसको हम इसके लिए तारीफ करेंगे, सराहना करेंगे। दो बच्चा जो ये बाहर से आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे कि डांटेंगे फटकारेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है भी क्या हो जाएगा, इससे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सकारात्मक रखेंगे, उसका रिलेशनशिप अच्छे से बनाएंगे सभी स्टूडेंट के लिए, तो ये भी अच्छी चीज है। ठीक है, तो अब यहां देखिए फोर्थ देखिए, बाह्य रूप से अध्यारोपित अनुशासन द्वारा। तो अब देखिए इसमें क्या है कि एक्सटर्नली एक्सपोज डिसिप्लिन। अब हम किसी बच्चे को बोलेंगे क्या कि डिसिप्लिन में रहो, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा फटकारेंगे डांटेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो है बाह्य रूप का मतलब डिसिप्लिन हम अगर रखने के लिए बोलेंगे तो बच्चा को जो पेसिव हो जाएगा वो एक्टिव नहीं रह पाएगा, बच्चा डर जाएगा, तो ये वाला गलत है। बाकी 1 2 3 ये वाला सही है। तो ऑप्शन देखिए इसमें 1 2 3, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए, आप लोग अगर आज क्लास अच्छी लगे तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग शेयर करते रहिएगा अपने ग्रुप्स में, ठीक है। देखिए 22 नंबर, देखिए बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। अब देखिए बच्चा अगर फेल हो रहा है तो समझो कि डेली क्लास होती है, 3 बजे क्लास होती है, 3 बजे ही क्लास होती है, आपको मैं बता दूं स्नेहा। हाँ, चलिए, तो निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। अब देखिए बच्चों की असफलता अक्सर जो है असफलता होती है विद्यालय की संस्था की, ये चीज माना गया है। बच्चों को हम क्या कर सकते हैं कि गलती नहीं ठहरा सकते, बच्चों को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जिसमें हम समर्थन कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन देखिए, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थ विभेदीकरण करने हेतु। देखिए अब हम क्या करेंगे कि बच्चों को क्या करेंगे कि जो मतलब हम सोचेंगे कि नहीं बच्चा असमर्थ है, बच्चा ये क्या है नहीं पढ़ पाता है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बच्चा इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है, बिल्कुल ये क्या है सही है। अब क्यों, देखिए हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं कि कोई सवाल पूछता है, हम क्या करते हैं उसका सवाल को छोड़ देते हैं कि नहीं 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 मत पूछो, या फिर हम उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, या फिर बच्चों की जो जरूरत होती है हम उसको नहीं समझाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, तो इससे क्या होती है कि बच्चा असफल होता है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चा इसलिए असफल होता है क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों को जो गतिविधि करती है उसका हम क्या करते हैं कि उसका क्या करते हैं कि नकार देते हैं, डेवलप जो है यानी कॉग्निटिव डेवलप जो है उसका समझदारी चीज को हम क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चा जो है नहीं समझ पाता है। तो यही वाले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। देखिए हम इसलिए जो है क्या करते हैं, मतलब बच्चा फेल होता है जो विद्यालय है उसका जरूरतों का अनुपालन नहीं कर, सॉरी, बच्चा अनुपालन जो नहीं करता विद्यालय का, तो ऐसा चीज तो नहीं है, बच्चा को हम दोषी बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकते। जहां पर बच्चा को अगर ऐसा स्थिति आ जाए कि जहां पर बच्चे को हम क्या करेंगे, उसको हम दोषी ठहराएंगे, तो वहां पर डायरेक्टली ऑप्शन को काट देंगे ऐसे कि बच्चा ऐसे, बच्चा बच्चा का गलती हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। चौथा देखते हैं, बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह असफल होते हैं। अब हम बोलेंगे कि बच्चा का ये कमी है, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा का बुद्धि लब्धि नहीं है, बच्चा समझदार नहीं है, इससे फेल होता है। नहीं यार, ऐसा हम नहीं बोल सकते। अगर ऐसा बोलेंगे तो हम टीचर काहे के लिए, टीचर बच्चों के लिए है ना, समझाने के लिए, बच्चों का कॉग्निटिव लेवल को हम जांच करेंगे कि कैसा सीख रहा है, किस तरीके से समझाएं कि बच्चा सीख पाए, ठीक है। तो ये चीज गलत है, मतलब हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे, चलिए फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी 23 नंबर देखेंगे, किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और आर्थिक सॉरी अर्थपूर्ण होने के लिए आवश्यक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, किसी संप्रदाय के प्रासंगिक, प्रासंगिक मतलब होता है कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, कॉन्टेक्स्ट है उसके संदर्भ से, ठीक है। संदर्भ अब क्या होता है कि जो बच्चा रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ जो हम मान लिए कोई गाड़ी देख लिए या फिर कोई ट्रक देख लिए, कोई बस देख लिए, कोई पेड़ पौधा देख लिए, तो उस चीज को जोड़ करके जो बच्चों का रियल लाइफ होती है उसी को चीज, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं प्रासंगिक बोलते हैं, संदर्भ बोलते हैं उसको, रिलेवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थपूर्ण के लिए क्या आवश्यक है, किसी भी चीज को अगर हम किसी भी बुक को पढ़ाएंगे, ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। अब हम क्या करेंगे, इस बच्चे मतलब हम स्कूल में आएंगे, बच्चों की अगर परिभाषा देकर के हम निकल जाएंगे तो ऐसे बच्चा समझ पाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। अब हम बच्चों को क्या करेंगे, उसका परिप्रेक्ष्य जो है यानी उसके जीवन से संबंधित किसी भी चीज को जिससे वो डेली लाइफ में उसका यूज हो रहा है, डेली लाइफ में वो देख रहा है, समझ रहा है, तो बच्चा वहां पर ज्यादा समझेगा। मतलब ये हमारा क्या है, ऑप्शन 2 सही है, बच्चे के जीवन से हम जोड़ करके पढ़ाएंगे। एनसीएफ, एनईपी, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हमको बोल रहा है, समावेशी शिक्षा बोल रहा है कि बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो उसका रियल लाइफ से जोड़कर, उसके कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर, उसके संदर्भ में जोड़ करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमको ये वाली स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। अब हम क्या करेंगे, बच्चों को कॉपी दे देंगे, बोलेंगे बच्चा जैसे तैसे तुम लोग लिखते रहो, तो इससे क्या होगा, इससे मतलब अर्थपूर्ण अधिगम होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद अच्छे से रट लेना, हम बच्चों को बोलेंगे यार तुम लोग क्या करें, अच्छे से रट लेना, ठीक है। रट करके ओनली सीडीपी की क्लास होती है, नहीं सीडीपी की क्लास नहीं, सबका क्लास होगा, आपका ईवीएस का भी क्लास हो जाएगा,
ठीक है, ईवीएस का भी होगा, उसके बाद आपका मैथ्स का भी होगा। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, मैथ्स का भी होगा, उसके बाद आपका हिंदी का भी होगा। ठीक है, उर्दू का तो होता ही, उर्दू का आज भी होगा, उर्दू जो बच्चे हैं तो उर्दू भी पढ़ सकते हैं, उर्दू का भी होगा। उर्दू 7 बजे डेली होती है, ठीक है, उर्दू का भी। उसके बाद आपका देखिए ईवीएस, सीडीपी, मैथ, हिंदी, उर्दू, ठीक है, ये सभी का होगा, राइट। तो आप लोग आ सकते हैं। हम बच्चों को क्या, आप देखिए ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है, ये वाला समझ गए, राइट। तो आप लोग एक बार मैं देख लेता हूँ, स्नेहा, उस क्या है, शीना, सोनी सिंह, सौरभ यादव, आप लोग ना थोड़ा सा आप हेल्प कीजिएगा मेरा, क्या है कि आप लोग ना थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा कि ताकि सभी स्टूडेंट आ पाएंगे, हम लोग मजे से क्लास करेंगे, ठीक है ना। जितने भी सारे ग्रुप्स है आपके, आपके जितने फ्रेंड है सबको बोलना है, ठीक है ना जी। अब देखिए, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। एक बच्चा के जो यानी असफलता, वो देखिए, अब किसी भी बच्चों को, वालेकुम अस्सलाम, किसी भी बच्चों को हम क्या करेंगे कि डरा देंगे कि तुम असफल असफल हो जाओगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा कि अपना संतुलन खो देगा, उसका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या होगा, अर्थपूर्ण नहीं सीख करके वो घबरा जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। अब अध्यापक क्या कर रहे हैं, हम लोग इसीलिए भय देते हैं, भय दूर करते हैं, क्योंकि हम जो है उसको संभाल नहीं सकते, इसलिए भय देते हैं। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यार, सबको हमको संभालना क्या है, बच्चों को क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाना है, बच्चों को जो है पैसिव नहीं रख करके एक्टिव रखना है हमको, ठीक है। तो वाले सही है, गलत हो जाएगा। दूसरा, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। नहीं, आपका बच्चा अगर मेरे पास पढ़ने के लिए आया तो हम उसका भावात्मक जो इमोशन वाला फीलिंग चीज है, तो उसको हम जो है उसका हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ऐसा हम कहेंगे, तो ये तो गलत चीज हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अब देखिए ये कितना अच्छा चीज है, ये कितना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असफलता और त्रुटि, एरर जो होती है, जो फेलियर होती है और एरर जो होती है बच्चों की, ये नेचर है, बच्चों का क्या है, नेचर, पार्ट ऑफ एजुकेशन कहा गया है इसको, पार्ट ऑफ लर्निंग। त्रुटि को कहा गया है कि ये क्या है, गलती जो है स्वाभाविक हिस्सा है, बच्चों का जब तक गलती नहीं होगा तो तब तक सीखेगा नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, इसलिए हम दूर करते हैं। अगर बच्चों को क्या करेंगे, भय रख देंगे और बोलेंगे तुम गलती कर रहे हो, तुमको डांटेंगे पेटेंगे, तो बच्चा गलती नहीं करेगा, इससे क्या होगा कि बच्चा सीखेगा नहीं, पैसिव हो जाएगा, बच्चा एक्टिव नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। भय का एहसास करने वाले बच्चों विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। भय का एहसास करने से बच्चा बिल्कुल विकासात्मक क्या होता है, उसका विफल होता है, बिल्कुल वो क्या होता है कि उसका डेवलप नहीं होता है, ठीक है। चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस फियर आर डेवलपमेंट फेलियर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। चलिए, आप लोग समझ में, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग बताइएगा। रुखसार, सानिया एंड सोनी सिंह। चलिए, आप लोग ना शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि सही बात है। अब ऑप्शन देखते हैं, इससे आंतरिक प्रेरणा क्षीण होती है। इससे क्या होती है कि आंतरिक प्रेरणा जो है, जो बच्चे का आंतरिक जो मोटिवेट होती है अंदर से, तो वो क्या होता है, क्षीण हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम बार बार जो उसको क्या करेंगे, पर ये पुरस्कार देते रहेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, जब तक हम पुरस्कार देंगे वो पढ़ेगा, बाकी छोड़ देगा। तो इससे आंतरिक प्रेरणा क्षीण होती है। और सबसे बड़ी चीज होती है, जो मोटिवेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो मोटिवेशन जो है सबसे जो आंतरिक होना चाहिए। अगर हमारे अंदर आंतरिक रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हमारा आ रहा है। हमको नहीं, किसी भी बच्चा को जो है पुरस्कार नहीं देना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला, देखिए, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ेगी, बार बार हम अगर पुरस्कार देंगे तो इससे गलत हो जाएगा। इससे क्या होती है, बाह्य प्रेरणा छीन होती है। बिल्कुल, बाह्य प्रेरणा सब कुछ छीन हो जाती है इससे, ठीक है ना। ये वाला भी काट देंगे। चौथा देखेंगे, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही छीन होती है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 26 नंबर। 26 क्या है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा ऐसा अभिलक्षण है जो कि सबसे उत्तम। अब देखिए, एक चैप्टर आपका है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी आप लोग इतना ही तक
फिलहाल समझ जाइए, यानी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे उच्चतम जो होता है, उच्चतम जो दल होती है वो होती है सृजनात्मक, प्रतिक्रियात्मक, अनियमता की कमी, उसके अपसारी चिंतन। अब यहां पर इंग्लिश में भी याद रखिए, क्रिएटिविटी, लॉक ऑफ रिस्पॉन्सेट, डाइवर्जन थिंकिंग, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये वाला ऑप्शन कैसे गलत है मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए फंक्शनल क्या करेंगे, फिक्सडनेस। देखिए किसी भी ऐसी चीज में अगर जहां पर भी फिक्सडनेस आ जाए, मतलब अभिसारी चिंतन आ जाए, तो वहां पर जो है गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला कट कर देंगे, ये वाला भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभिसारी चिंतन दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा यानी यहाँ पर भी है फिक्सडनेस, तो ये वाला हो जाएगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आप लोग पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, आप लोगों में पढ़ा दूंगा। सर इवनिंग में 7 बजे क्लास होता है, हाँ 7 बजे यानी उर्दू की क्लास होगी, ठीक है। आप लोग उर्दू के लिए तैयार रहिएगा, आज 7 बजे उर्दू की होगी, ठीक है ना। उर्दू के लिए भी तैयार रहिएगा। रुखसार सानिया, आपने कोई भी ग्रुप हो, जो भी ग्रुप हो आप शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी आ जाएंगे तो हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है, एकदम अच्छे से करना है हम लोगों को। देखिए 27 नंबर देखेंगे, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए खासकर एक शिक्षक है, खासकर अगर हम जो भी सोचेंगे, ठीक है, मैं आप लोग को ऊपर में भी बताया कि किसी भी बच्चा चाहे सुविधा वंचित हो या फिर अलग कल्चर से आया हो, जो बच्चा थोड़ा सा यानी अपने आप में थोड़ा सा यानी फिक्सनेस समझे, वो थोड़ा सा अपने आप को कमजोर समझे, तो हम क्या करेंगे उस बच्चों के प्रति जो भी, अगर किसी भी बच्चों के प्रति जो भी हम अपेक्षा रखेंगे, वो बच्चा क्या होगा उसी पर प्रभावित होगा। अब देखिए 2 बच्चा है, हम इस 4 बच्चा स्कूल में है, चारों बच्चा का 2 बच्चा को हम क्या करेंगे कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत तेज हो, ये बच्चा क्या करेगा और भी अच्छा तेज पढ़ेगा और अच्छा निकलेगा। वहीं पर अगर 2 बच्चा के बारे में बोलेंगे तुम इतना अच्छा नहीं पढ़ते, तो ये क्या करेगा, हम जो अपेक्षा करेंगे वो जो है कम होते जाएगा, डेली डेली जो उसका जो प्रोग्रेस कम हो जाएगा और इसका प्रोग्रेस ज्यादा होने लगेगा। तो अपेक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है एक टीचर का, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट से एक ही अपेक्षा रखना चाहिए कि तुम सही हो, तुम अच्छे कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक की अपेक्षा बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करता है, बिल्कुल बेहद प्रभावित करता है, ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे कि शिक्षक को कक्षा में क्या करेंगे, काबू में रखेंगे, ठीक है। टीचर्स नीड टू कंट्रोल स्टूडेंट ऑटोनॉमी विद इन द क्लासरूम। हम क्या करेंगे क्लासरूम में क्या करेंगे, उसको काबू में रखेंगे। तो काबू में रखेंगे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये काबू में रखेंगे तो ये क्या होगा, टीचर सेंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमको इंक्लूसिव एजुकेशन एनसीएफ एनईपी क्या बोल रहा है कि टीचर सेंट्रेट स्कूल नहीं होना चाहिए, टीचर सेंट्रेट क्लासरूम नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रेट यानी बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। तो यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा, कट कर देंगे, गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, शिक्षक को बच्चों के प्रतिस्पर्धा करने व दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हम लगातार बोलेंगे कि सभी बच्चों को कि तुम लोग क्या करो कि कंपटीशन करो, ठीक है, एक दूसरे से कंपटीशन करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, इतना अच्छा नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। चौथा देखेंगे, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीति में प्रशिक्षण देनी चाहिए। अब क्या करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे, अब देखेंगे कि बच्चा क्या करेंगे कि जो फेल हो रहा है या फिर कमजोर है, उसको हम उसके लिए दिमाग लगाएंगे या फिर उसके लिए क्या करेंगे कि बच्चा तुम ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को फेल से बचने के लिए, असफलता से बचाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, रटा देंगे या उसको समझा नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग वाला लर्निंग नहीं होगा, मतलब वो रट जाएगा, ठीक है। और रट्टा वाला चीज क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगा, तो बच्चा क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, बस वो जब सफल हो जाएगा तो वो छोड़ देगा, मतलब वो उसका ये रणनीति ठीक नहीं है, तो ये कट कर देंगे, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शिक्षिका के कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। एक शिक्षिका है जो सकारात्मक जो है बच्चों को पॉजिटिव रखने के लिए हम कैसा इन्वायरमेंट तैयार करेंगे, कैसा वातावरण देंगे, कैसा माहौल देंगे, जो बच्चा क्या करेगा कि अपने आप में जो है वो सकारात्मक हमेशा पॉजिटिव रहेगा और वो ज्यादा से ज्यादा सीखने की
कोशिश करेगा वो क्रिएटिविटी वाला बच्चा रहेगा। जुलाई में होगा क्या सेटेट एग्जाम? देखिए जुलाई में होने का चांसेस तो है, अभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप सबको बता दूंगा। देखिए आप लोग ना अपनी तैयारी को फटाफट जारी रखिए, क्या पता यानी इस बार भी जो हुआ था दिसंबर में 2022 वाला 22-23 वाला, तो देखिए अचानक से यानी क्या है कि उसका नोटिफिकेशन आया और फट फट से सब कुछ हो गया। तो आप लोग ने इसका थोड़ा सा भी वेट मत कीजिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा कब क्या आएगा, आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो सीटेट है जुलाई में ही होने वाला है। क्योंकि पहले क्या होती थी कि जो सीबीटी मोड था तो उसमें क्या होते प्रॉब्लम होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन अब जो है कंफर्टेबल है सीटेट, जो सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी है, जो सेंटर है गवर्नमेंट है, तो वो क्या है अब बिल्कुल एक तरह का उसको अब सुविधा मिल गया है। तो इससे क्या होगी जुलाई में भी ले सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2024 जो इलेक्शन है उसमें जो है ये करने हैं, ठीक है ना, बहाली करने हैं, इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, एक तय एवं निर्धारित समय सारणी अनुपालन करके। अब क्या करेंगे हम, अगर क्रिएटिविटी का क्लास करना चाहते हैं, एक जो है इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, सकारात्मक इन्वायरमेंट, तो हम क्या करेंगे कि समय सारणी लगा देंगे कि नहीं तुम अगर ये चीज करोगे तो ठीक है, अगर नहीं किए तो हम ये कर देंगे, मतलब कुछ और कर देंगे, उसको मारेंगे डांटेंगे पीटेंगे, तो ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर, ठीक है, अनुशासन डिसिप्लिन, ऐसा कहीं पर भी पनिशमेंट ऐसा या फिर अवार्ड पनिशमेंट कुछ भी आ जाए ना तो ऐसा गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर है ना पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग, सजा या फिर पुरस्कार ऐसा तो ज्यादातर अच्छा नहीं रहता है, ठीक है ना, ये निगेटिव टैगवर्ड होता है, राइट। अब दूसरा देखते हैं, बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। जी हाँ, ये कितना शानदार सुंदर सुशील टिकाऊ ऑप्शन दिख रहा है। आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशन विद एन लर्निंग प्रोसेस। हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन का जो इमोशंस है उसको हम लर्निंग प्रोसेस में हिस्सा बनाएंगे, ठीक है, तो इससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। क्योंकि आपको बता दूं कि इमोशन जो होता है कई तरह का इमोशन होता है, ठीक है। अब देखिए फिजिकल इमोशन होता है यानी कॉग्निटिव इमोशन, उसके बाद एक होता है हमारा इमोशनल जो होता है वो होता है यानी जो अंदर से हमारा इमोशन आती है। किसी में भी एक अगर पिछड़ जाता है, एक में अगर प्रॉब्लम होती है तो हमको हमारा क्या होगा, लर्निंग में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा, जी हाँ, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मेरा पैर में दर्द हो जाएगा और हम सोचेंगे कि हम पढ़ेंगे अच्छे से, नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर हम क्या करें, कभी कभी होता है कि कोई कोई चीज हमारा हो गया या फिर मेरे से कुछ गलत काम हो गया या फिर हम कुछ कर लिए या फिर ऐसा हो गया तो हमारा माइंड थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इससे क्या होगा कि हमारा इफेक्ट पड़ेगा लर्निंग में। तो किसी भी ऐसा जो है हमारा इमोशन हो, कोई सा भी इमोशन अगर गड़बड़ हो जाए तो हमारा इफेक्ट पड़ेगा लर्निंग पर पड़ेगा, सभी चीज में पड़ सकता है। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए इमोशन को हिस्सा बना करके पढ़ाना यानी पढ़ाना है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों की क्षमता के आधार पर उसका विभेदीकरण करके अलग अलग समूह बना गए। अरे यार ये तो अलग अलग समूह, बच्चों का जो भी क्षमता है उसको हम क्या करेंगे कि एक ही समूह बना देंगे, तो इससे बच्चा सीखेगा नहीं, सीखेगा बच्चा। बच्चा क्या हो जाएगा कि जो बच्चा जिस कैटेगरी का है वो कैटेगरी अगर हम करेंगे यानी अलग करेंगे, उसको हम अलग कर देंगे यानी डिटरमाइन कर देंगे, ग्रुप बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी बच्चे का एक ही ग्रुप बनाएंगे, एक ही क्लासरूम में पढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि सबका इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस को हम ध्यान में रखते हुए सभी को एक जगह पढ़ाएंगे, एक ही छत के नीचे, एक ही पंखा के नीचे पढ़ाएंगे सबको, ठीक है। बाकी जिसको समझ नहीं आएगा तो हम उसका रणनीति बनाएंगे कैसे समझ में आए बच्चों को, ठीक है ना। अब देखिए, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके। अब देखिए यहाँ पर सबसे यहाँ पर एक नेगेटिव टैगवर्ड सत्ताधारी, अगर एक स्टूडेंट क्या करेगा सत्ताधारी हो जाए तो ऐसा जो है, अब मान लिए एक स्टूडेंट है खूब एकदम वो क्या है सिद्धांतवादी हो जाएगा एक टीचर। अब एक बच्चा अगर मान लिए आएगा सवाल पूछने के लिए तो बोलेगा यार वो सिद्धांतवादी है, अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो डांटेंगे पीटेंगे, इससे क्या हो जाएगा कि निगेटिविटी फैल जाएगी और बच्चा अच्छा से नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले सत्ताधारी नहीं हो सकता, अगर हाँ हाँ है तो इसको हम काट देंगे। देखिए हाँ यहाँ पर भी है और यहाँ हाँ है, तो हाँ वाला तो काट ही देंगे, बाकी बाद में हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, इससे विद्यार्थी को
शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने का मूल्य से सीख मिलती है। अरे यार, ये हम जो ऐसा तो वैल्यू, शिक्षक का वैल्यू या फिर शिक्षक का आदर चाहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मूल्य ऐसा नहीं होता है। बच्चों को हमेशा क्या करेंगे कि बच्चों को ही हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब बच्चों को हर एक चीज में आगे बढ़ाना। टीचर एक फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटेट कर सकता है, ठीक, वो अपना इज्जत और आज्ञापन यहाँ पर नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, नहीं विद्यार्थी ऐसा शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिसे उनकी संप्रदाय स्पष्टता की कमी रह जाती है। बिल्कुल ये सही है, ये बात जो है क्या है, बिल्कुल नहीं सही है। क्या करना है, नहीं कर मतलब सत्ताधारी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये सही है कि विद्यार्थी प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं, जिससे क्या होती है, उसको जो है मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये वाला यानी ऑप्शन हमारा अभी सही है, लेकिन ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया का अप्रासंगिक है। तो देखिए ये वाला सबसे अच्छा स्टेटमेंट है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई होगी आप लोगों को 29 नंबर, ठीक है जी हाँ, सब तो बता रहे हैं आंसर सी के बारे में। और देखिए जो भी अगर आप लोग ने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ ना, तो कुछ जो जैसे वाइगोत्स्की हो गया, पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, उसके बाद ये ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, ये सारा कुछ हम इंक्लूसिव एजुकेशन, मोटिवेशन, उसके बाद आपको CCN यानी कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव एंड इवैल्यूएशन, ये सारा कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, शेयर कर देना चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। नोट्स आप लोग जो कंप्लीट अगर नोट्स चाहते हैं, तो नोट्स के लिए भी आप लोग को मैं जो है मतलब ये नंबर आप लोग ले सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है ना, आप नोट्स में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 नंबर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षक को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? अब देखिए, एक कक्षा है, उसमें बच्चा क्या कर रहा है कि पैसिव है, सॉरी एक्टिव है, मतलब बोल रहा है, कुछ सवाल कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि बच्चों का अगर मान ले कुछ बोलते बोलते कुछ गलत बोल दिया, हम बोलेंगे, डांट देंगे उसको, या फिर बोल देंगे नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं। हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। देखिए, तुरंत नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि बच्चों को बोलते बोलते बच्चा खुद सीख जाएगी, यहां हम गलत बोले थे तो यहां हम सही कर देंगे, ऐसा करना है, तुरंत नहीं करेंगे। सेकंड देखते हैं, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, तुरंत हम गलत को सही नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। नो, चिल्ड्रन शुड बी रिस्पेक्टेड, इंगेज्ड टू एक्सप्रेस, मतलब उसको क्या करेंगे कि एक्सप्रेस करने का मौका देंगे, ठीक है ना, उसको प्रोत्साहित करेंगे, नहीं नहीं और भी तुम बोलो, और भी सवाल करो, चलो गलत हो रहा है तो हम तो जानते हैं कि गलत कर रहा है, लेकिन उसको फिर भी मौका देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बोलने का मौका देंगे ताकि बच्चा एक्टिव रह पाए, ठीक। चलो ये वाला सही है। अब तीसरा देखेंगे, बिना गलत होने के भय के गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाता है और इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। अब देखिए, बच्चा क्या करेगा, बिना गलत किए हुए हम सोचेंगे नहीं, बिना गलत किए हुए क्या करेगा, वो हमेशा सही बोलेगा। अगर जो गलत कर रहा है तो उसका क्या है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका क्या है, जो कॉन्सेप्चुअल क्या है, क्लियरिफाई है, वो दर्शाता है। जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना समझ रहा है, ये दर्शा रहा है। वही बच्चा ऐसा नहीं सीख सकता बिना गलती किए हुए, क्योंकि गलती जो है, एरर जो है, यानी एक अधिगम का एक हिस्सा है। इससे टीचर को फीडबैक मिलती है, ठीक है, कि बच्चा कहां पर पिछड़ रहा है, कहां पर बच्चा समझ नहीं रहा है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, समझाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या है, अस्पष्टता को दर्शाता है, लेकिन हमको तुरंत सुधारना नहीं चाहिए, ठीक। चलो ये वाली बात सही है, गलत है। दूसरा देखते हैं, बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। देखिए, तुरंत हमको सुधारना ही नहीं है, हम पढ़ाते पढ़ाते उसको सुधारेंगे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए, आज आप लोग को ये जो हम 16 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पढ़ाया, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ाने वाला हूं। देखिए, आप लोग ने नोट्स के लिए इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। उसके बाद
जो आप लोगों को मैं कंप्लीट, देखिए मैं कौन कौन सी क्लास कराता हूँ। अब डेली 3 बजे जो आप लोग का सीडीपी का क्लास होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्लास होती है। उसके बाद आप लोग का 7 बजे जो है यानी उर्दू का क्लास होती है। उसके बाद में ईवीएस का क्लास में आप लोगों को सुबह लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सुबह 10 बजे ले लूंगा, ठीक है। 10 बजे यानी तो 9 बजे क्लास लेने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन से स्टूडेंट है, आप लोग थोड़ा सा बोलिएगा। चलिए रुखसार सानिया, मेरा ब्रदर सीटेट का एग्जाम दिया है सर। चलिए बहुत अच्छा है रुखसार, ओके। एंड सुरेश यादव, चलिए आप आंसर। अच्छा आप लोग बताइए कि कौन जो ईवीएस का क्लास आप लोग 10 बजे या फिर 9 बजे सही रहेगा, आप लोग बताइएगा। ईवीएस का, उर्दू का क्लास, हिंदी का भी क्लास कंटिन्यू लेने वाला हूं, आप लोग बोलिएगा, थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए जी। सोनी यस सर बोल रहे हैं सोनी। चले 10 बजे, चलो 10 बजे टाइम बता रही है सोनी। चलो तो 10 बजे, और कोई स्टूडेंट हो तो आप लोग भी बताइए कब जो है आप लोग क्लास लिया जाए। चले जितने भी सारे स्टूडेंट है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ना शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। जी हाँ रुखसार यस सर बोल रहे। चले तो जी हाँ, देखिए शेयर करने से सभी स्टूडेंट आएंगे और हम लोग अच्छे से क्लास करेंगे, और इससे बेटर आप लोग को जो है मैं कोशिश करूंगा समझाने की, पढ़ाने की सभी सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी। और देखिए जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं मेरे दोस्तों सोच रहे हैं क्या कि जुलाई में होने वाली है सीटेट, तो देखिए जुलाई में होगी या फिर नहीं होगी, देखिए ज्यादातर चांसेस है कि जुलाई में ही हो जाएगा इस बार। क्योंकि देखिए अभी शुरुआत में जब जो अभी इस बार सीटेट का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने से ही जुलाई में जो संभावना हो सकती है, कंप्लीट संभावना है। चले मीनू कुमारी 10 बजे, चलो मीनू 10 बजे ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ईवीएस का क्लास कल 10 बजे मैं आप लोग का लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप सब आ जाना 10 बजे, ठीक है। चले सबका लगभग 10 बजे आ रहा है। रुखसार सानिया 11 बजे। देखिए कल ना 10 बजे एक बार हम कर लेते हैं, अगर 10 बजे सारे आप सब आ जाएंगे ना, तो फिर हम लोग 10 बजे ही स्टार्ट कर देंगे डेली डेली, ठीक है। चलिए तो आप लोग ना सानिया, मीनू कुमारी एंड रुखसार, सोनी सिंह, आप सब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ना शेयर कर दीजिएगा जितने भी सारे ग्रुप्स हैं, या फिर आपके जितने भी सारे फ्रेंड हैं, तो सबको आप क्या करना है कि ग्रुप में शेयर करना है। ओके मीनू, बहुत बढ़िया। चले तो आज आप लोग क्लास मुझे लगता है बहुत शानदार अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही तक रहेगा। कोई भी सवाल हो तो आप लोग ना एसएस एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एसएस एकेडमी जो टेलीग्राम है हमारा, एसएस एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं ये जो पढ़ाया हूँ, ये वाला पीडीएफ आपको मैं सेंड कर देता हूँ, पीडीएफ इसका आप लोग दोबारा से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तभी एसएस एकेडमी टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया हूं। तो आप लोग एसएस एकेडमी लिख लीजिए और ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, ठीक है ना जी बिल्कुल। तो चलिए आज का लाइव सेशन हमारा इतना ही तक रहेगा। आप सबको फिर से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, और फिर मिलेंगे आज शाम 7 बजे उर्दू के लिए मिलेंगे, और कल 10 बजे ईवीएस को लेकर मिलेंगे, ठीक है। आप लोग तैयार रहना। चलो बहुत बढ़िया। एसएस एकेडमी मीनू कुमारी, जी जी, एसएस एकेडमी नाम है टेलीग्राम का नाम, जुड़ जाइए आप लोग फटाफट से सब। चलिए सोनी सिंह।